तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्ट फिजियोलॉजी। हार्ट फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रीलोड। ये सारी वो बेसिक टर्म्स हैं जिसमें जो हार्ट फंक्शन करेगा तो उसको हम मेजर करेंगे कि हार्ट फंक्शन अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो अच्छा कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है बंदा ठीक रहेगा। अगर आपको पता है कि हार्ट फंक्शन अच्छा ना कर रहा हो तो बंदे की कंडीशन डिटेरियोरेट हो जाती है। जो पर्सन होता है जाहिर सी बात है जब स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह कम होगा वो कह रहा हम उन चीजों को पैथो में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने इन टर्म्स को देखना है। तो इन टर्म्स को समझने के लिए आपने अपने पास एक वाटर की बोतल रख लेनी है, ठीक है। वाटर की बोतल को आपने ना कॉन्ट्रैक्ट करना है। वाटर की बोतल जो आपके पास पड़ी है उसको एक दफा कॉन्ट्रैक्ट करो, पिंच करो। इसमें से जो पानी बाहर निकलेगा, इसमें से जो विद ईच कॉन्ट्रैक्शन जो पानी बाहर निकलेगा उसको हम क्या देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल ये मैं रेड आई यूज करूंगा क्योंकि हमारा काम है दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, और इसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दिस इज आवर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने इसको इमेजिन करना है। ये क्या है, हमारे पास वाटर की बोतल है। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आगे ब्लड चला जाता है एओर्टा में, एओर्टा से आगे सारी हमारी बॉडी में सप्लाई हो जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो हमने लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जाहिर सी बात है इधर से ब्लड कहां पे जाएगा, एओर्टा में, और आगे सारी हमारी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। विद ईच कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वॉल्यूम निकला उसको हमने सिंपली नेम दे दिया स्ट्रोक वॉल्यूम। जिस तरह हमने बोतल को पिंच किया और इसमें से विद ईच कॉन्ट्रैक्शन जो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला उसको हमने नेम दे दिया स्ट्रोक वॉल्यूम। सिंपल है। तो वही अब देखो हमने जो बोतल को कॉन्ट्रैक्ट किया उसको हमने नेम दे दिया कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इसी तरह हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर ही उसमें से दूसरा ब्लड बाहर निकलेगा ना, तो उसको हमने नेम दे दिया लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अगर देखो आप पूरी मजबूती से उसको पिंच करोगे, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। इट मींस कि स्ट्रोक वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। लेफ्ट वेंट्रिकल की जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। देन और कब, देखो अगर बोतल में पानी ज्यादा होगा तो जारी सी बात है जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, पिंच करोगे तो ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। तो ये जो इसमें हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड भरा हुआ होता है बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में बिफोर कॉन्ट्रैक्शन जितना भी ब्लड भरा हुआ होता है उसको हम कह देते हैं प्री लोड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो लोड था उसको हमने नेम दे दिया प्री लोड। ओके हो गया। अब देखो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है इसको हम कह देते हैं सिस्टली। इसको हम क्या कह देते हैं, सिस्टली। इसको मैं नेम दे सकता हूं कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये जो इधर हमारे पास वॉल्यूम पड़ा हुआ है ना इसको मैं नेम दे सकता हूं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्यों कहा, जब आप हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम कहते हैं सिस्टली। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है उसको हम कहते हैं डायस्टली। मींस कि आपकी जो बोतल जब रिलैक्स होगी तो उसमें पानी ऊपर से आपने और डाल देना है। हमारे लेफ्ट एट्रिया से आ जाता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो और पानी डाल देना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टली। ऐसे ही है ना। तो इसको मैं कह सकता हूं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि जब डायस्टोल खत्म होगी, इसकी रिलैक्सेशन खत्म होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन जब खत्म होगी उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्शन होती है ना। जो रिलैक्सेशन हो रही है वो बेसिकली इस वजह से हो रही है कि दूसरा इधर फ्लूइड को हम भरना चाह रहे हैं। एक दफा हमने बोतल को पिंच किया फिर फ्लूइड को भरना भी तो है ताकि वो उसको निकाले। तो इसको दूसरा हमारे पास क्या आ गया, डायस्टोल। डायस्टोल क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन है। सिस्टोल क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन है। ओके हो गया। तो ये था हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम। देन एक और टर्म हमने पढ़नी है वो है जनाब आफ्टर लोड। अब आफ्टर लोड क्या है, वो रेजिस्टेंस जो इसको फेस करनी पड़ेगी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को निकलने के लिए। वो रेजिस्टेंस जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को निकलने के लिए फेस करनी पड़ेगी। जिस तरह हमारी बोतल में से पानी को निकलने के लिए वो जो बोतल का दूसरा होगा ना, क्या कहते हैं, ओपनिंग, उससे गुजरना पड़ेगा। वो क्या है कि उसकी रेजिस्टेंस है। देखो अगर ओपनिंग क्या होगी, खुली होगी, इट मींस कि उसे कम रेजिस्टेंस का दूसरा फेस करनी पड़ेगी। अगर बोतल का आगे जो दूसरा ओपनिंग है वो तंग सी होगी तो इसका मतलब है उसे ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। ऐसे ही है। तो इसको हम नेम दे दिया क्या, आफ्टर लोड। दूसरी एक और चीज जो आपने आफ्टर लोड के बारे में याद रखनी है, आफ्टर लोड आप देखो फॉर एग्जाम्पल दो बोतलों को आप जोड़ दो, दो बोतल्स को आपने क्या किया, जोड़ दिया। अब अगली बोतल में भी पानी ज्यादा है, आपने एक बोतल से दूसरी बोतल में पानी डालना है, ठीक है। तो अगर अगली बोतल में भी पानी ज्यादा होगा तो फिर आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ना दूसरी बोतल में पानी डालने के लिए। इसी तरह अगर देखो अगर हमारा ये जो एओर्टा है, अगर इधर पहले ही ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा, अगर इधर पहले ही फ्लूइड ज्यादा होगा, इट मींस कि इसे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी लेफ्ट वेंट्रिकल को इधर से ब्लड को निकालने के लिए। ऐसे ही है कि नहीं है, ऐसे ही है। तो इट मींस कि हमारा क्या इंक्रीज हो गया, आफ्टर लोड। ऐसे ही है। तो आफ्टर लोड किन कंडीशंस में इंक्रीज हुआ, या तो अगला रास्ता तंग था
या क्या था कि अगले रास्ते में फ्लूइड ज्यादा था। ये दो चीजें, ये हमारे पास हो गया प्री लोड आफ्टर लोड, ये बड़े ही लोगों को समझ नहीं लगती। तो आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ लग गई होगी। अब हम देखते हैं कि इन चीजों का हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। हमने देख लिया कि जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज की, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ज्यादा वॉल्यूम बाहर निकला, मींस के स्ट्रोक वॉल्यूम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के साथ बढ़ेगा। देन देखो जितना ज्यादा फ्लूइड आएगा उतना ज्यादा बाहर निकलेगा, जितना ज्यादा बोतल में पानी होगा वो उतना ज्यादा बाहर निकलेगा। इट मींस कि जब प्री लोड बढ़ेगा तो उस वक्त भी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। अब प्री लोड कब बढ़ता है, प्री लोड बढ़ता है हमारे पास अर्ली प्रेगनेंसी में, यानी कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसमें फ्लूइड बढ़ जाता होता है। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो जाहिर सी बात है उसकी वेसल्स में इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम बढ़ जाता होता है, क्योंकि अब उसका बच्चा भी है उसके माँ के पेट में, तो उसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो देखो वॉल्यूम बढ़ गया, जाहिर सी बात है उसकी वेसल्स में वॉल्यूम बढ़ गया, तो वो सारा वेसल्स वाला फ्लूइड कहाँ पे आता होता है, वो जो ब्लड होता है वो कहाँ पे आता है, हमारे हार्ट में ही तो पंप करना होता है। इट मीन्स के जो अर्ली प्रेग्नेंट लेडीज होंगी उनमें प्री लोड इंक्रीज होता है, ज्यादा ब्लड आएगा इधर हमारे हार्ट में। देन अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कब बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है जनाब एनजाइटी हो जब बंदे को, या जब एक्सरसाइज करता है तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। इसका अब कंसेप्ट मैं आप लोगों को इधर बताता हूँ, फिलहाल जस्ट आप ये याद रख लो कि एनजाइटी और एक्सरसाइज के साथ कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। देन आफ्टर ऑल अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने जो इधर से ब्लड निकालना है हमें कम रेजिस्टेंस का दूसरा सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से जब आफ्टर लोड कम हुआ, यानी कि बोतल की ओपनिंग खुली हुई या आगे फ्लूइड कम हुआ, तो उस वक्त हमें कम जोर लगाना पड़ा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया। इट मींस कि ये तीन चीजें, इस पे स्ट्रोक वॉल्यूम इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। ओके हो गया, डन हो गया। देन आगे देखते हैं। देखो मुझे जो फोर्स लगानी पड़ी उस बोतल को पिंच करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो मैंने काम किया ना, वो वर्क किया, तो उसी को हम कह देते हैं कि स्ट्रोक वर्क। उसी को हम क्या नेम दे देते हैं, स्ट्रोक वर्क। यानी कि हमारा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसे जो काम करना पड़ा, इसे जो काम करना पड़ा, जो एनर्जी लगानी पड़ी इस फ्लूइड को, इस ब्लड को बाहर निकालने के लिए, एओर्टा में फेंकने के लिए, वो उसने क्या किया, काम किया, तो उसको हमने नेम दे दिया स्ट्रोक वर्क, स्ट्रोक वर्क। ठीक है। अब देखो स्ट्रोक वर्क, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रोक वर्क ज्यादा काम करना। इट मींस कि हमारी बोतल में पानी ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा बाहर निकाल रही है, तो स्ट्रोक काम भी तो ज्यादा हो रहा है ना। अगर मैं कम पानी निकाल रहा हूँ तो मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। इट मींस के इट मींस के जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्ट्रोक वर्क भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर देखो इधर से रेजिस्टेंस बढ़ गई, ये जो हमारी दूसरा आर्टरीज है, ये उल्टा है, इधर रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा इधर से ब्लड को बाहर निकालने, तो जाहिर सी बात है ज्यादा। इट मींस के जब मीन आर्टेरियल प्रेशर, आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो बढ़ेगा तो हमें काम ज्यादा। तो यही है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्ट, दूसरा ये स्ट्रोक वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब देखो जब बंदे का हार्ट फेल हो रहा होता है, मींस के ये जो हमारा हार्ट है ये अब फेल हो रहा है, इसका काम था कॉन्ट्रैक्ट करके, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका काम था कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को सप्लाई करना, डिफरेंट ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को सप्लाई करना। अब ये इस काम में फेल हो रहा है, तो इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा, जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि हमारा हार्ट फेल हो रहा है, ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जब प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो आगे ये सप्लाई कर सकेगा ब्लड को। इट मींस के इससे कम ब्लड बाहर निकलेगा, तो ब्लड जो बाहर निकलता होता था विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, उसको हमने क्या नेम दिया था, उसको हमने स्ट्रोक वॉल्यूम ही दिया था ना। तो यही कि जो फेलिंग हार्ट होता है, जो फेलिंग हार्ट होता है उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता होता है। डन हो गया जी, कोई मसला तो नहीं है इसमें। अब देखो जो फेलिंग हार्ट होता है उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम, हमारे हार्ट का क्या काम था, ब्लड को पंप करना। अब देखो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये अपने इसी फंक्शन में फेल हो गया है, ये जो इसका काम था ब्लड को बाहर निकालने वाला उस फंक्शन में फेल हो गया, तो ये पंप कर सकेगा, दूसरा ब्लड को बाहर निकाल सकेगा, एओर्टा में निकाल सकेगा, नहीं निकाल सकेगा। तो जो ब्लड कॉन्ट्रैक्शन दूसरा वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के साथ एओर्टा में जा रहा था उसको हमने क्या नेम दिया था, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जाहिर सी बात है जो बंदे का हार्ट फेल हो रहा होगा उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये बिल्कुल ईजी सी बात है। अब आगे हम चलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, कि हम एक बंदे का स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं तो उसका हमारे पास ये फार्मूला होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब हम उसको देखते हैं। मैंने जो आप लोगों को पहले बात बताई कि ये जो हमारा वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल में दो फेजेस होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन का, एक रिलैक्सेशन का। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो इसमें ब्लड आता होता है एट्रिया से और इसमें फीलिंग होती है, यानी कि डायस्टोल के दौरान क्या हो रही होती है, वेंट्रिकल की फीलिंग हो रही होती है। जबकि सिस्टोल के दौरान क्या होता है कि ये ब्लड को बाहर निकाल रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। ऐसा ही है। अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास इधर जो हार्ट भरा हुआ था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को मैं दूसरा नाम दे सकता हूं, प्री लोड।
ऐसा ही है ना। दूसरा नेम क्या आ गया इसका, प्रीलोड। फॉर एग्जांपल इधर जो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें 120 ml ब्लड भरा हुआ था, हार्ट मेरे ने कॉन्ट्रैक्ट किया। जब मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो पीछे ब्लड बच गया उसको हमने नेम दे दिया एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो इधर वॉल्यूम बच गया उसको हमने नेम दे दिया एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल वो आ गया मेरे पास जनाब 50, ठीक है, यानी कि इधर जो वॉल्यूम बच गया उसको हमने नेम दे दिया एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, वो आ गया 50। तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ जाएगा, अगर मैं 120 में से 50 माइनस करूं तो मेरे पास आ गया 70 ml। इट मींस के विद ईच कॉन्ट्रैक्शन कितना ब्लड बाहर निकल रहा है, इधर से एओर्टा में जा रहा है 70 ml। तो इससे आपका आ गया स्ट्रोक वॉल्यूम, आपने निकाल लिया, डन हो गया। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा इशू नहीं है। देन आ गया व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन है कि विद ईच हार्ट बीट कितने परसेंट निकल रहा है, विद ईच हार्ट बीट कितने परसेंट ब्लड निकल रहा है। लगी समझ कि नहीं लगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जनाब इसमें से इस बंदे में से कितना निकला था, पहले तो हमने मिकदार बता दी ना कि 70 ml निकला था, कितने में से निकला था, 120 में से 70 ml निकला था, तो वही हमने करना है। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा कितना है 70 ml, और हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था 120, ठीक है। तो इसकी जब मैंने परसेंटेज निकाली तो ये तकरीबन हमारे पास निकल आती है, ये आप अगर डिवाइड करोगे ना तो ये तकरीबन 56% आ गई। ये कितनी आ गई 56%। मींस के इसमें जो ब्लड आया था हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में वो 120 ml आया था, इसमें से इसने कितना निकाल दिया 70%। इट मींस के ये इसकी अगर हमने परसेंटेज निकाली तो 56% इसने ब्लड अपने अंदर से निकाल दिया, बाकी जो 44% है वो इसके अंदर बचा हुआ है। तो इसी से हम मैयर करते होते हैं कि बंदे का हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नॉर्मल होती है वो तकरीबन 55 टू 60% होती है। ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है ना ये डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट है, लेकिन जो बीएनबी वाले ने बताई है वो 55 टू 60%। एक जगह पे मैंने पढ़ी है कि 50 टू 70%। तो आप ये वाली फॉर एग्जांपल ले लो 50 टू 70%। इट मींस कि अगर 50 से कम होगी इजेक्शन फ्रैक्शन, इट मींस कि आपका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, वो प्रॉपरली सिस्टली नहीं कर रहा। ऐसा ही है ना, जब प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा फिर ही उसमें से ब्लड नहीं निकलेगा। तो इसको हम क्या कह देंगे, फेलिंग हार्ट कह सकते हैं। ये वाला हार्ट क्या कर रहा है, अपने काम में फेल कर रहा है। ऐसा ही है कि नहीं है। तो इसको हम कहते हैं जनाब सिस्टोलिक फेलियर। इसको हमने क्या नेम दे दिया जनाब, सिस्टोलिक फेलियर। ये देखें जब बंदे को क्या होती है सिस्टोलिक फेलियर होती है तो डिक्रीज हो जाती है इजेक्शन फ्रैक्शन। अब दूसरी चीज, एक होता है हमारे पास डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में ये इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगी। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में आपको नेम से ही पता चल रहा है कि हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल रिलैक्स कर रहा था और इसमें इस तरह करके ब्लड फिल हो रहा था। अब ये जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वाला बंदा है इसमें हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर रहा और ये इतनी सीन में रह रहा है, मतलब इस हालत में रह रहा है। तो देखो इसमें ब्लड कम आएगा या ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है कम आएगा। जब कम आएगा तो ये निकालेगा भी कम को, ये निकालेगा भी कम को। अब हम इसकी अगर एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल इसमें ब्लड आ रहा है कितना, मैं कहता हूं कि इसमें 80 आ रहा है ब्लड, और 80 मींस के इसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना आ गया 80 ml। ऐसा ही है। देन इसमें जो ब्लड आया ना उसमें से इसने 45 निकाल दिया, मींस के ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ठीक कर रहा है, लेकिन इसके डायस्टोल रिलैक्स नहीं प्रॉपरली कर रहा है। तो इसको इसी वजह से हमने नेम दीजिए। तो इसने बाहर कितना निकाला, यानी कि इसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है मेरे पास 40, ठीक है। तो अब हम इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन निकालते हैं। तो देखो इजेक्शन फ्रैक्शन का फार्मूला क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इसने कितना निकाला है, बाहर बाहर निकाला है जनाब इसने 40, टोटल इसमें कितना आया था 80। तो जब आप इसको करोगे तो ये मेरे ख्याल में 50% आ जाएगा ना। इट मींस कि इस बंदे का जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक कर रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन आपके पास ठीक आई है, यानी कि तकरीबन 50 टू 70 हम नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में फर्क। इसमें जो आया डायस्टोल में, मतलब डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में जो ब्लड आया उसने कॉन्ट्रैक्ट करके निकाल दिया, जब आया ही कम तो जाहिर सी बात है वो कम ही बाहर निकालेगा। ओके हो गया, डन हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस सिस्टोल और डायस्टोल का फर्क है। इट मींस के जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर वाला बंदा होगा उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगी, जबकि जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वाला बंदा होगा उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन आपको नॉर्मल मिल जाएगी। अब इसमें आपको स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल मिलेगा या कम मिलेगा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वाले में, मिलेगा ना ना ना, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वाले बंदे में आपको स्ट्रोक वॉल्यूम कम मिलेगा। देखो उसमें कम ब्लड आ रहा था तो वो कम को बाहर निकाल रहा था। देखो इसमें ये जो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वाला बंदा है इसने सिर्फ 40 ml निकाला है बाहर, ऐसा ही है। जबकि ये जो था हमारे पास क्या कहते हैं 70 ml वाला, ये नहीं, ये जो हमने पढ़ा था
यार ये दूसरा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर वाला बंदा, इसमें फॉर एग्जांपल आएगा ना ब्लड 120, तो ये इसमें से निकाल देगा फॉर एग्जांपल 30, तो 30 को जब आप 120 पे डिवाइड करोगे तो ये काफी कम आ जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स के स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों में कम हो रहा है। इट मीन्स के चाहे हमारे पास डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो चाहे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो, स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों में कम हो रहा है, जबकि जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो किस में कम हो रही है, इजेक्शन फ्रैक्शन जस्ट सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में कम हो रही है। अगर आप लोगों को इधर इसकी नहीं समझ लगी, आपने एक दफा वीडियो को दोबारा से देखना है। अगर दूसरा फॉर एग्जांपल फिर भी समझ ना लगे तो ये हमने आगे दूसरा जब पैथो पढ़नी है ना तो उधर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर दोबारा से पढ़ेंगे। ओके हो गया। अब देखते हैं हम अगली टर्म। अगली टर्म आगे क्या, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को हमने पढ़ लिया था पहले कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी के जो हमारा हार्ट है वो कितनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कितनी फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब इसमें जो चीज आपने याद रखनी है, इधर ही आपका ज्यादा दिमाग खराब होना है। देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है ना, सेल में आप सिंपल सा इसमें याद रख लो कि जब भी इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, जब भी इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, और जब भी इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम होगा, जब भी इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये कि हमारे जो ये मायोकार्डियल सेल्स होते हैं ना, इनमें इधर दूसरा ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस तरह करके सार्को इसको सरका मेरे ख्याल में कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, ये समझो टैंकी है फॉर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। इधर वो ये होगा, इस सेल में भी तो सार्को, तो ये क्या है, टैंकी है फॉर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। तो अगर इसमें दूसरा कैल्शियम बढ़ा हुआ होगा ना, अगर इसमें कैल्शियम बढ़ा हुआ होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे खास फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लगी कि नहीं लगी? दोबारा मैं अपने पॉइंट को रिपीट करता हूँ। हमारे जो सेल्स होते हैं मायोकार्डियोसाइट्स होते हैं, जो मसल सेल्स होते हैं हार्ट के, उनमें जब भी कैल्शियम बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, और जब भी उनमें कैल्शियम कम होगा तो उनमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी। बट इसको हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि जो साइटोसोल होता है, साइटोसोल हम सेल में कहते होते हैं ना कि जो साइटोप्लाज्म और जो फ्लूइड वगैरह होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। मींस के इधर बाहर कैल्शियम बढ़ा हुआ होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। अगर जो सेल की टैंकी है फॉर कैल्शियम, जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर उसमें कैल्शियम बढ़ा हुआ है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे। अभी हम इसी चीज को दोबारा समझते हैं। अब देखो, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना तो फिर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कैल्शियम रिलीज करता होता है और इधर कैल्शियम बढ़ जाता होता है, फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। तो इसी चीज को हम समझते हैं। फिलहाल जस्ट आपको ये समझ लग गया कि इंट्रासेलुलर यानी कि साइटोसोल में अगर कैल्शियम बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, और अगर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी। अब देखते हैं हम कि किन चीजों में कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही होती है और कैसे बढ़ रही होती है। इसके लिए हम जरा नोट्स की तरफ चलते हैं। तो हम बना लेते हैं कि ये हमारे पास है सेल हार्ट का मायोकार्डियोसाइट है। इधर जब बंदे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है ना जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस होता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि जब बंदे के पीछे कुत्ता पड़ जाता है उस वक्त सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। लेकिन और भी कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल जब बंदे को एंजाइटी होती है तो उस वक्त भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। आपको आपने देखा होगा कि अचानक से जब आपको कोई बुरी खबर मिले तो अचानक से आपका हार्ट तेज तेज बीट करने लग जाता है, उसी का मैकेनिज्म पढ़ने लगे हैं। या जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस वक्त भी आपका हार्ट जो है ना वो तेजी से बीट कर रहा होता है, तो उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि वो सारा जो सीन हो रहा होता है वो कैसे हो रहा होता है। तो देखते हैं, जब आपने एक्सरसाइज की या क्या किया, आपको एंजाइटी हुई, तो उस वक्त आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उस वक्त आपका एक्टिवेट हुआ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसने जाके जाना है, हमारा जो किडनीज होती हैं इनके ऊपर क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के स्पेसिफिकली कहूं तो एड्रीनल मेड्यूला से नोर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन को ये रिलीज करवाता है। किसको? नोर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन को ये रिलीज करवाएगा। ये नोर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन आएंगे इधर हमारे सेल्स के पास, हार्ट के सेल्स के पास। इधर होंगे दूसरा बीटा रिसेप्टर्स। इधर क्या भी होंगे हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स। ये उन बीटा रिसेप्टर्स को आके एक्टिवेट करवाएंगे। ये जब बीटा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो देन हमारे पास एक और होती है इधर जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। कौन सी? जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। अब ये एक्टिव हो जाएगी। जब ये जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिव होगी तो ये क्या करवा देगी, सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज करवा देगी। जब ये साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारे पास एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसे हम कहते हैं फोस्फोकाइनेज ए।
जब ये एंजाइम फोस्फोकाइनेज ए एक्टिवेट होगा तो ये जाके क्या करेगा, ये जाके फोस्फोलैम्बिन को फॉस्फोरिलेशन करवा देगा। ये है हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इधर ना ये चैनल्स होते हैं कैल्शियम के, कैल्शियम एटीपेज चैनल। इनका कैल्शियम एटीपेज चैनल, इनका काम है ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें कैल्शियम को स्टोर करवाना, यानी कि जो कैल्शियम है उसको उसकी स्टोरेज साइट पे डालना। अब जब ये आता है ना, साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा हुआ, फॉस्फोकाइनेज ए का जब एक्टिवेट हुआ, तो ये आके इधर एक प्रोटीन होती है फोस्फोलैम्बन, जिसको हम कहते हैं पीएलबी। ये जो फोस्फोलैम्बन है, ये आके इस फोस्फोलैम्बन की फास्फोरिलेशन करवा देता है। जब ये फोस्फोलैम्बन की फास्फोरिलेशन होती है तो उस वक्त क्या होगा कि बंदे को एक्सरसाइज हुई या एनग्जाइटी हुई, तो उस वक्त हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ तो उसने एड्रीनल ग्लैंड से जाके एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन को रिलीज करवाया। इनको हम कैटाकोलामाइंस भी कहते हैं। ये जो कैटाकोलामाइंस हैं ये आके लगेंगे बीटा रिसेप्टर्स पे, जो हमारे हार्ट वाले सेल्स हैं उधर जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उन पे आके लगेंगे। जब ये बीटा रिसेप्टर्स पे लगे तो इन्होंने क्या करवाया, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट करवा दिया। जब हमारी जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिव हुई तो इसने क्या करवाया, सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़वा दिया। जब साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ा तो इसने क्या किया, फोस्फोकाइनेज ए को एक्टिवेट करवा दिया। जब फोस्फोकाइनेज ए एक्टिवेट हुआ तो इसने जाके फास्फोरिलेट कर दिया किसको, फोस्फोलैम्बन को। जब फोस्फोलैम्बन हमारे पास दूसरा हुआ ना फास्फोरिलेट, तो इसकी वजह से जो इंक्रीज कैल्शियम स्टोरेज हो जाती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी कि ये वाला जो चैनल था ना ये ज्यादा काम करने लग जाता है। जब ये ज्यादा काम करेगा तो इसी वजह से ये हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, कैल्शियम बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि ये जो साइटोसोल है इधर कैल्शियम कम हो जाएगा। ऐसे ही है। तो अब इससे रिलैक्सेशन होगी या कॉन्ट्रैक्शन होगी? साइटोसोल में कैल्शियम कम हुआ है तो इसकी वजह से क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी। मीन्स के कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होगी है, कम हो गई है। तो ये वाला जो काम हो रहा है ना ये बेसिकली इस वजह से हो रहा है कि देखो आपने ना, जब हम ये फॉर एग्जांपल हमारा क्या है जनाब, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये जब अचानक से रिलैक्स करेगा ना, जब अचानक से रिलैक्स करेगा तो ये एक सक्शन प्रोड्यूस करेगा ना। फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर है राइट एट्रियम, तो ये सक्शन प्रोड्यूस करेगा तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड कहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसको हम कहते हैं लुइसोट्रोपी। लुइसोट्रोपी, व्हाट इज लुइसोट्रोपी? फास्ट रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जिसकी वजह से सक्शन प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से सक्शन प्रोड्यूस हुई तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड आना शुरू हो गया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस इट मींस के हमने किसको बढ़ा लिया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को बढ़ा लिया। ऐसे ही है, हमने अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को बढ़ा लिया। अब हमने क्या करना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। तो जब हमारा सेल चाह रहा है कि ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करवाना, तो यही जो फॉस्फोकाइनेज ए एक्टिव हुआ पड़ा है ना, ये एक और काम करवाएगा। ये इधर होते हैं हमारे कैल्शियम चैनल्स। दूसरा ये जो हमारा सेल है ना, इधर क्या होंगे, कैल्शियम चैनल्स होंगे, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो ये इनको आके एक्टिवेट करवा देगा। जब ये इनको आके एक्टिवेट करवाएगा तो बाहर से कैल्शियम जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब ये क्या हुआ, हमारा जो फास्फोकाइनेज ए है, फोस्फोकाइनेज ए ने आके क्या किया, कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट करवाया जो सेल मेम्ब्रेन पे थे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा सेल में आना शुरू हो गया। तो अब ये जो कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है हमारे साइटोसोल में, ये जाके स्टिमुलेट करेगा किसको, सार्कोप्लाज्मिक एंडोरेटिकुल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि तू भी ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को क्या कर, रिलीज कर। तो जब ये भी ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को रिलीज करेगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो सेल है उसमें कैल्शियम बढ़ गया या कम हो गया, अब उसमें कैल्शियम बढ़ गया। जब कैल्शियम बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, तो बढ़ जाएगी। तो अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये फुल फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड बाहर सारा एओर्टा की तरफ और सारी हमारी बॉडी की तरफ चला जाएगा। आई नो कि ये मुश्किल है, लेकिन हम इसी को अब बुक से पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। देखो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी किस चीज के साथ इंक्रीज करती है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कब इंक्रीज की, जब कैटाकोलामाइंस आए। कैटाकोलामाइंस मैंने आपको बताया ना, एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन, वो स्टिमुलेट, उन्होंने क्या किया, बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया। जब उन्होंने बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया तो हमारे सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी लेवल बढ़ गया। जब साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ा तो उधर एक एंजाइम एक्टिवेट हो गया जिसे हमने कहा फोस्फोकाइनेज ए। जब ये फोस्फोकाइनेज एक्टिवेट हुआ तो इसने आगे एक और एक्टिवेट करवा दिया जिसका नाम था फोस्फोलैम्बन।
उसकी जाके फॉस्फोरिलेशन करवा दी। जब इसने इसकी फॉस्फोरिलेशन करवाई तो ये जो फॉस्फोलैम्बिन है ये इनहिबिट हो जाता है, ये जो फॉस्फोलैम्बिन है ये इनहिबिट हो जाता है। जब ये वाला एंजाइम फॉस्फोलैम्बिन इनहिबिट होता है तो ये जो हमारा चैनल था कैल्शियम एटीपेज चैनल ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर कैल्शियम की स्टोरेज जो सार्कोप्लाज्मिक एंटी रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें क्या हुआ, कैल्शियम की स्टोरेज बढ़ गई। जब कैल्शियम की स्टोरेज बढ़ी इट मींस के साइटोसोल में कैल्शियम कम हो गया और हमारा वेंट्रिकल फुल फोर्स से रिलैक्स करेगा, सक्शन प्रोड्यूस करेगा और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड सारा कहां पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब दूसरा काम क्या करवाना है, इसका दूसरा काम ये करवाना है कि इसने कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है। तो कॉन्ट्रैक्शन को कैसे बढ़ाएगा, ये वही जो हमारा फोस्फोकाइनेज एक्टिव हुआ पड़ा था उसने दोबारा क्या काम किया कि कैल्शियम चैनल्स को फॉस्फोरिलेट करवाया, यानी कि फॉस्फोरिलेट करवाने का मतलब है कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया। जब उसने उधर जाके फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया तो वो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए। जब वो कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए थे तो सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आना शुरू हो गया था। उसने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा था कि तू भी कैल्शियम को रिलीज कर, यानी कि ये कैल्शियम आया, इसने इस कैल्शियम को भी निकलवाया। तो इसको हम कहते हैं कैल्शियम इंड्यूस्ड इंक्रीज कैल्शियम एंट्री लीड टू कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। बाहर से कैल्शियम आया, उसने इंड्यूस करवाया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम के रिलीज को, तो इसकी वजह से सेल के अंदर कैल्शियम इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ गया। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ा तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो जो आया पड़ा है ना वॉल्यूम, वो फुल फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बंदे के बॉडी में सारा ब्लड मतलब चला जाएगा उसका। अब इस बंदे में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन फुल हो रही है, आप बोतल को फुल फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और बोतल में पानी भी ज्यादा भर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ अब मोस्टली लोगों को इस चीज का पता होता है कि जब कैल्शियम ज्यादा हुई तो क्या हुआ, लेकिन मोस्टली लोगों को इस चीज का नहीं पता होता कि ये वाला सारा काम क्यों हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी, लेकिन इसको हमने दोबारा फार्मा में भी पढ़ना है। अगर आपको इधर समझ लग गई है तो समझो फार्मा की भी आपको आ गई, लेकिन जो इसके कंसिक्वेंसेज हैं वो आपको मस्ट आने चाहिए कि सेल साइटोसोल में कैल्शियम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब देखो और कौन सी कंडीशंस हैं जो दूसरा साइटोसोल में कैल्शियम को बढ़ा सकती हैं, सेल के अंदर जो साइटोसोल है उसमें कैल्शियम को और कौन सी कंडीशंस बढ़ा सकती हैं। इधर हम दोबारा एक सेल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आ गया ना हमारे पास सेल। इधर हमने एक पंप पढ़ा था जिसका नाम था सोडियम पोटाशियम एटीपेज। सोडियम पोटाशियम एटीपेज क्या करता था, 3 सोडियम को आउट कर देता होता था और 2 पोटाशियम को क्या करता होता था, इन करता होता था। इसकी वजह से सेल के अंदर सोडियम कम हो जाता था। सेल के अंदर सोडियम कम हो गया ना, सोडियम को हम बाहर निकाल रहे हैं। इधर एक और एक्सचेंजर होता है, वो होता है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर क्या करता है, वो इधर दूसरा ये वाला सोडियम अंदर आता है उसकी वजह से, और जो कैल्शियम है वो बाहर जाता है सेल से। इट मींस कि ये वाला जो एक्सचेंजर है सेल के अंदर कैल्शियम को कम कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा या कम करेगा, कम करेगा। अब हमने क्या किया, हम हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, कम नहीं करना चाह रहे। तो हमने डायरेक्टली इस चैनल को इनहिबिट नहीं किया, हमने ये जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज था इसको इनहिबिट कर दिया। कौन सी ड्रग से हमने दी जनाब, डाइजोक्सिन ड्रग दी, उसने ब्लॉक कर दिया ये वाला सोडियम पोटाशियम पंप। अब देखो ये वाला पंप जब इनहिबिट होगा तो हमारे सेल के अंदर सोडियम ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि 3 सोडियम आउट नहीं जा रहे। तो इधर देखो इंक्रीज हो गया क्या, सोडियम। तो जब ये सोडियम इधर हमारे सेल के अंदर इंक्रीज हुआ है तो क्या बाहर से सोडियम अंदर आ पाएगा अब, क्योंकि पहले ही अंदर बढ़ा पड़ा है। तो जब देखो हमारा बाहर से सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा तो ये वाला कैल्शियम बाहर भी नहीं ना जाएगा। तो इधर इट मींस के सेल के अंदर कैल्शियम क्या हुआ, बढ़ गया। तो सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सी से कैल्शियम सी से कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जब ज्यादा कैल्शियम हुआ तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हुई, बढ़ गई। कौन सी ड्रग ने बढ़ाई, डाइजोक्सिन ने। डाइजोक्सिन ने किसको ब्लॉक किया, सोडियम पोटाशियम पंप को। जब ये सोडियम पोटाशियम पंप को इसने ब्लॉक किया तो इंट्रासेलुलर सोडियम बढ़ गया। जब इंट्रासेलुलर सोडियम बढ़ा तो इसने डिक्रीज कर दिया सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर एक्टिविटी को, ये वाली जो एक्सचेंजर एक्टिविटी हो रही थी, जिसकी वजह से सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ गया। ओके हो गया, ये डाइजोक्सिन ड्रग हम ये भी फार्मा में पढ़ेंगे दोबारा इसको। अब देखो यही है कि डिक्रीज्ड इंट्रासेलुलर सोडियम डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम एक्सचेंजर, वही जो हमने सारी चीजें पढ़ ली है ना, ये वही है। ओके हो गया, डन हो गया। देन आगे अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये तो हमने चीजें पढ़ ली जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करनी थी। अब हमने कुछ चीजें पढ़नी है जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वो जो बीटा रिसेप्टर्स थे, हमने नोट्स पे देखे ये वाले जो बीटा रिसेप्टर्स थे, ये वाले, अगर मैं इन बीटा रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दूं तो ये आगे वाला सारा काम हो सकेगा,
नहीं हो सकेगा। इट मींस कि अगर मैं बीटा ब्लॉकर्स दूंगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही कि अगर मैं बीटा ब्लॉकर्स दूंगा, ये देखो बीटा ब्लॉकर्स दूंगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल, वो आगे साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़वा रहे थे, साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होगा और आगे वो सारा जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा वो नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन जो बंदा हार्ट फेलियर वाला होता है, जिसको क्या होती है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, तो जाहिर सी बात है उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है। देन एसिडोसिस, एसिडोसिस मैंने आप लोगों को रीनल में पढ़ाया था कि जब बॉडी की पीएच लेस देन 7.4 हो जाए तो उसका हम क्या कहते होते हैं, एसिडोसिस। लेकिन वो जो लेस देन जब ये जाती है ना 7.2 से भी पीएच कम हो जाती है, यानी कि बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है, पीएच अब 7.2 से भी कम हो गई है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि हमारा हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करता। जब हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करेगा, इसके सारे जो इंजाइम्स हैं उन्हें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए 7.4 वाला, फिर ये काम करते हैं। लेकिन अब क्या है कि पीएच बहुत ज्यादा कम हो गया तो हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। देखो ना, वो सारे इंजाइम्स हर चीज इन्वॉल्व थी, लेकिन उनको प्रॉपर माहौल ही नहीं मिल रहा काम करने वाला, तो वो काम नहीं कर सकेंगे। जिस तरह हमें ठंड हुई पड़ी है तो अब हम प्रॉपरली काम नहीं, भाई बहुत ज्यादा सर्दी हुई पड़ी है, तो यही सीन है कि हार्ट को भी इन्वायरमेंट अब उसके लिए इफेक्टिव नहीं रहा काम करने के लिए। अब आगे चलते हैं। देखो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे एनर्जी तो चाहिए ना, तो एनर्जी कहाँ से आती होती है, एटीपी से, और एटीपी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। तो अब देखो हार्ट को ऑक्सीजन हाइपोक्सिया हो जाए और हार्ट की तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए तो जाहिर सी बात है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। देन होता है कि अगर ब्लड में कैल्शियम का सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते होते हैं, हाइपर कैपनिया। तो आपको पता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती थी ये एसिडिक होती थी, तो एसिडिक चीज जो होती है वो क्या करती है, पीएच को कम करवा देती है, तो वही एसिडोसिस हो जाएगी और बंदे के एंजाइम्स और वो सारी चीजें जो प्रॉपरली जो प्रोटीन्स काम कर रही थी वो कर नहीं सकेंगी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। देन एक और चीज मैंने की, एक और मैंने चीज क्या की कि ये जो कैल्शियम चैनल्स थे ना, फॉर एग्जांपल ये इधर हमने ये वाले जो कैल्शियम चैनल थे, अगर मैं इन्हीं को ब्लॉक कर दूं तो इधर से अंदर कैल्शियम जा सकेगा, नहीं जा सकेगा। इट मींस कि ये ना इधर जाएगा ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज करवाएगा, तो इट मींस के जो सेल के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा, तो कंट्रैक्टिलिटी कम होगी कि नहीं होगी। तो वही हमने बुक पे देख लिया कि जब हम नॉन डाई हाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं तो उस वक्त भी कंट्रैक्टिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। परेशान नहीं होना, ये सारी ड्रग्स हमने दोबारा फार्मा में पढ़नी है। ओके हो गया। अब देखो हमारा काम जो था ना मुश्किल, वो इधर तक ही था, अब आगे समझो इजी सीन है। देखें अब आगे आ गया हमारे पास प्रीलोड। प्रीलोड क्या था, जो लोड हो रहा था, अमाउंट ऑफ ब्लड लोडेड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको हमने कहा था प्रीलोड। तो प्रीलोड अप्रोक्सीमेटेड बाय वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये जो एंड सिस्टोल से पहले वाला जो था वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल ये हार्ट था ना, तो एंड डायस्टोलिक सिस्टोल से पहले जो वॉल्यूम होता था उसको हमने क्या नेम दिया था, प्रीलोड भी कहा था ना, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहा था, तो वही उसने कहा हुआ है। और ये डिपेंड किस पे कर रहा होता है, अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट की तरफ कौन लेके आ रही होती है ब्लड, वेन्स लेके आ रही होती हैं। अब वेन्स अगर क्या करें, फॉर एग्जांपल मैं इधर हार्ट बना ही देता हूँ, ये हार्ट है ना, तो इधर वेन्स नीचे से इंफीरियर वेना केवा आ रही है, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा आ रही है, ठीक है, तो वो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही होती है, फिर ये आगे सारा रास्ता तय करवा कर वो के इधर आ जाता है, ऐसा ही है। अब देखो अगर मैं क्या करूं, वेन्स को डायलेट कर दूं तो इधर से ज्यादा ब्लड हार्ट की तरफ आएगा या कम ब्लड जाएगा, कम जाएगा। वेन्स डायलेट हो गई हैं तो जो ब्लड है वो इधर पूल करना शुरू हो जाएगा। ये गाइटन में बड़ा इस कंसेप्ट को समझने के लिए मुझे 2-3 पेज पढ़ने पड़े थे, ठीक है। जब वेन्स वेन्स को आप इस तरह समझ लो कि वेन्स एक तो ब्लड को कैरी कर रही होती हैं ब्लड की तरफ और दूसरा हार्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं, और वेन्स स्टोरेज साइट भी हैं ब्लड के लिए। वेन्स क्या है, स्टोरेज साइट भी है ब्लड के लिए। तो ये ब्लड को स्टोर कैसे करती हैं, वेन्स जब डायलेट होती हैं तो ब्लड इधर पूल होना शुरू हो जाता है, वेन्स के अंदर रुकना शुरू हो जाता है। तो आपने दूसरा देखा होगा कि जब आप बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहो तो आपकी वेन्स में ब्लड जमा हो जाता है, क्योंकि आपके जो मसल्स होते हैं ना वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वेन्स को इस तरह पिंच करते होते हैं, वो वेन्स को इस तरह क्या करते हैं, पिंच करते हैं, फिर आपकी वेन्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ये इधर से ब्लड जो है आगे चला जाता है आपके हार्ट की तरफ। इट मीन्स कि एक पाइप में पानी था, एक पाइप में पानी था, जब मैंने उसको पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें से पानी ऊपर चला गया। जब वो अगर मैंने उसको पकड़ के उसका ल्यूमन और दूसरा क्या करते हैं बढ़ा दिया तो जारी सी बात है पानी उसके अंदर ही रहेगा ना। तो यही वेन्स का चक्कर है कि जब आप वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, हार्ट की तरफ ब्लड बढ़ जाता होता है। तो देखो अगर मैं वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा जारी सी बात है हार्ट की तरफ ब्लड बढ़ जाएगा, ये सारा लंग्स वगैरह से हो हवा के कहां पे पहुंच जाएगा, ये सारा हो हवा के कहां पे पहुंच जाएगा जनाब, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। इट मींस कि अब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रीलोड क्या हुआ है, बढ़ गया है।
अब ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया। अगर तो हमारी वेन्स डायलेट होंगी, अगर हमारी वेन्स डायलेट होंगी तो प्रीलोड कम होगा, क्योंकि अब ब्लड कहाँ पे पूल कर रहा है, हमारी वेन्स में पूल कर रहा है। जब हमारी वेन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मींस के अब मैं पाइप को पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, पानी ऊपर जा रहा है, ब्लड ऊपर जा रहा है, तो जब आपकी वेन्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होंगी तो उस वक्त आपका प्रीलोड बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके हार्ट की तरफ ब्लड ज्यादा आ रहा है। तो यही इधर है। देखें कहाँ पे थे हम, कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है जनाब वेनस टोन पे। वेनस टोन मीन के वेनस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है या रिलैक्स स्टेट में है। तो ये हम वेनस डायलेटर वेजो डायलेटर्स यूज करते हैं वेन को डायलेट करने के लिए। जब हमने क्या करना हो, हार्ट की तरफ ब्लड को कम भेजना हो ना, ये एंजाइना में यूज करते हैं। जब बंदे को हार्ट अटैक आता है या इस तरह का एंजाइना, बहुत ज्यादा स्वेयर पेन होती है ना, चेस्ट पेन, ये आगे हमने एंजाइना का टॉपिक पढ़ना है, तो उनको हम कह देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, वेन्स को डायलेट करेंगे, वेन्स को डायलेट करेंगे, ब्लड वेन्स में पूल होगा, हार्ट की तरफ कम जाएगा, हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा तो प्री लोड जाहिर सी बात है कम होगा ना, कम पहुंचेगा इधर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो प्री लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है हमारा ये जो प्री लोड है, प्री लोड डिपेंड कर रहा है हमारे सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम पे। मीन्स के हमारी ये जो ब्लड वेसल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई भी ब्लड वेसल है, इसके अंदर जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जाहिर सी बात है वो सारा वॉल्यूम कहाँ पे जाता होता है, हार्ट में जाता होता है ना। ठीक है, तो अगर इधर वॉल्यूम ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है प्री लोड ज्यादा होगा। अगर ब्लड वेसल्स में वॉल्यूम कम होगा तो प्री लोड कम होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने बंदे को क्या दिया कि कोई नॉर्मल सेलाइन लगाया, उसकी वेन में हम दूसरा लगाते होते हैं ना नॉर्मल सेलाइन, तो नॉर्मल सेलाइन कहाँ पे जा रहा है, इधर इधर से ब्लड वेसल में आएगा, ब्लड वेसल से आगे कहाँ पे चला जाएगा, हार्ट में, और हार्ट में हमारे कहाँ पे पहुंच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो प्री लोड को उसने क्या करना है, बढ़ा देना है। या मैंने बंदे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो जाहिर सी बात है उसका भी प्री लोड बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आगे हमने डिटेल से पढ़नी है, फिलहाल जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन सी चीजें इस पे अफेक्ट कर रही थी। ओके हो गया, डन हो गया प्री लोड का कंसेप्ट। देन आगे चलते हैं, आगे आ गया हमारा आफ्टर लोड का कंसेप्ट। अब देखिए आफ्टर लोड तो हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही थी हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को निकालने के लिए, उसको हमने क्या नेम दे दिया था, आफ्टर लोड, ऐसा ही है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये है हमारा हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा होता है, इस तरह करके जनाब एओर्टा निकल रही होती है। देखो अगर मैं क्या करूं, एओर्टा से आगे डिफरेंट आर्टरीज बन रही होती हैं, आर्ट्रियूल्स बन रही होती हैं, मतलब सारी ब्लड वेसल्स आगे ब्रांचेस बन रही होती हैं। अब मैं क्या करूं कि उन आर्ट्रियूल्स वगैरह को, इससे आगे जो ब्रांचेस बन रही होती हैं, उनको मैं कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूं, उनको मैं कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूं, तो जाहिर सी बात है, या एओर्टा को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूं तो आगे से मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं ना, तो इधर क्या होगा, हार्ट पे लोड ज्यादा पड़ जाएगा। इट मींस कि आफ्टर लोड अब क्या हुआ है, ज्यादा हो गया है, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस बड़ी पड़ी है। तो अब मैं अगर क्या करूं, इनको डायलेट कर दूं, अगर जो आगे आर्ट्रियोल्स वगैरह हैं उनको मैं डायलेट कर दूं, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज हो गया है आफ्टर लोड। तो उसी चीज को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या किया, बंदे को आर्टेरियल वेजोडाइलेटर्स दिए, उसमें एग्जाम्पल उसने दिया हाइड्रालाज इनफार्मा में पढ़नी है, तो ये क्या करेगी, आफ्टर लोड इसमें कम हो जाता है, क्योंकि इसने क्या किया, ये जो आर्ट्रियोल्स थे उनको डायलेट कर दिया, डायलेट कर दिया तो हमारा जो बोतल की ओपनिंग थी वो समझो खुली हो गई है, तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी बोतल से पानी को निकाल। वही हार्ट में जो मतलब आगे आपने देख लेना कि वेंटिकल को कम फोर्स लगानी पड़ेगी। आगे आ गया, आगे आ गया, जब हम बंदे को एस इनहिबिटर्स या आर्ब्स देते होते हैं, तो एस इनहिबिटर्स या आर्ब्स क्या करते थे, वेसल्स को डायलेट करते होते थे। मैंने आप लोगों को बताया था ये वेजो डायलेशन करवाते होते थे, तो ये भी क्या करवाएंगे, आफ्टर लोड को कम कर देंगे। देन ये एक और काम करते थे, ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन को भी कम करते होते थे। ऐसा ही है ना, ये जो एस और आर्ब्स होते थे ये ब्लड में सोडियम और वाटर की रिटेंशन को भी कम करते होते थे। तो जब ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन को कम करेंगे तो इधर ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें फ्लूइड ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। गुड, तो उसमें जाहिर सी बात है अगर फ्लूइड कम होगा तो मुझे इधर से फ्लूइड भेजने में आसानी होगी ना। इट मींस कि इन्होंने बहुत प्री लोड को भी कम कर दिया ना। इन्होंने क्या किया, जो एस और आब्स हैं इन्होंने प्री लोड को भी कम कर दिया। प्री लोड क्या था, जो हमारे हार्ट पे वेंटिकल पे लोड आ रहा था, तो जाहिर सी बात है जब सोडियम और वाटर हमारे ब्लड में कम है, वाटर कम है, तो वाटर कम है तो जाहिर सी बात है प्री लोड कम होगा, हमारी बोतल में पानी कम है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इन्होंने क्या किया, आफ्टर लोड को भी कम कर दिया बाय वेजो डायलेशन, आर्टरियोल्स की डायलेशन करवा के। लेकिन जो बंदे होते हैं ना हाइपर टेंशन वाले,
हाइपरटेंशन वाले बंदों में क्या होता है कि ये वॉल्स जो होती हैं वो थिक हुई पड़ी होती हैं, सख्त हुई पड़ी होती हैं, प्रेशर झेल झेल के ना ये सख्त हुई पड़ी होती हैं। तो अब देखो उनमें वॉल्स थिक हुई पड़ी हैं, इधर प्रेशर ज्यादा होगा ना, जाहिर सी बात है, आपको पता है एक हार्ड पाइप हो तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि एक नरम सा पाइप हो तो उसमें प्रेशर कम होता है। ये आपने पौधों को पानी देते हुए आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो अब ये जो बंदा है क्रोनिक हाइपरटेंशन वाला, बड़े लंबे अरसे से उसको हाइपरटेंशन है, तो उसकी जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? जाहिर सी बात है प्रेशर ज्यादा होगा। तो उनमें क्या होता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब हमारे हार्ट को जाहिर सी बात है ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस पाइप में ब्लड को भेजने के लिए। तो वही, तो जब इसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है हमारे हार्ट को, तो हमारा हार्ट क्या करता है, इधर हाइपरट्रोफी हो जाता है। तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारे हार्ट के मसल्स पे या हमारी बॉडी के किसी भी मसल पे स्ट्रेस बढ़ता है तो वो क्या कर जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाता है, वो साइज में इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर आपने उस पर वर्कलोड बढ़ाया ना, इसको मैंने जो समझा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास पतला बंदा है, एक आपके पास पतला बंदा है, उसने गाड़ी को धक्का लगाना है, तो उसको जाहिर सी बात है उस पर स्ट्रेस ज्यादा बन रहा है, उसको मुश्किल हो रही है वो काम करने के लिए। एक आपने बहुत ज्यादा मोटा बंदा लिया, यानी कि उस बंदे का साइज इंक्रीज कर दिया, उस बंदे की हाइपरट्रॉफी करवा दी। तो जब वो साइज इंक्रीज वाला बंदा होगा तो वो इजिली क्या करेगा, उस चीज को धक्का लगा लेगा ना, पुश कर लेगा। तो वही हमारे हार्ट ने क्या किया कि इसे आगे ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही थी, तो वो अपने सेल्स का साइज इंक्रीज कर लेता है। हाइपर मींस इंक्रीज ट्रॉफी साइज, तो वो अपने सेल्स का साइज इंक्रीज कर लेता है। इसी वजह से जो आपके पास हाइपरटेंशन वाले बंदे आएंगे, उनका अगर बहुत ज्यादा देर से हुआ पड़ा है ना हाइपरटेंशन और कंट्रोल्ड नहीं है, तो उनका दिल का साइज बड़ा हुआ होगा, स्पेसिफिकली किसका, लेफ्ट वेंट्रिकल का। ओके हो गया, डन हो गया। आगे चलते हैं जी। ओए होए, आगे आ गया जनाब, कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड? जारी सी बात है, हमारा वर्ड ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है काम कर रहा है, काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, मींस के एटीपी चाहिए होती है। ठीक है, तो एटीपी के बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, ऑक्सीजन। तो देखो जारी सी बात है, अगर ये ज्यादा काम करेगा, ज्यादा एटीपी, ज्यादा ऑक्सीजन की नीड, अगर ये कम काम करेगा तो कम एटीपी चाहिए होगी, कम ऑक्सीजन की नीड, ऐसे ही है। तो यही इधर हमने चीजें पढ़नी है। इंक्रीज बाय, तो किन चीजों में इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन की डिमांड कब इंक्रीज होगी? जारी सी बात है जब वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर ज्यादा जल्दी पंप करेगा, तेज तेज पंप करेगा, हार्ट रेट ज्यादा होगा, या क्या होगा कि हमारे पास अगर आफ्टर लोड, यानी कि उसको रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, फिर भी उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, देन क्या है कि अगर डायामीटर ऑफ वेंटिकल ज्यादा होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक हार्ट है छोटू सा, तो इसे थोड़ा काम करना पड़ेगा। एक बड़ा हार्ट हुआ पड़ा है तो जाहिर सी बात है उसका डायामीटर आप देखो बढ़ गया, तो इसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा ब्लड आएगा, वो ज्यादा काम करेगा। तो ये सारी चीजें क्या करवा रही होती हैं, कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड को ज्यादा करवा रही होती हैं। देन और जो चीज एक एक्स्ट्रा उसने इधर लिखी हुई है, पता नहीं वो इधर क्यों लिखी है, लेकिन चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने पढ़ा था ये हमारा जो हार्ट होता था, इसमें इंफीरियर ये सुपीरियर वेना के आगे, इंफीरियर वेना के ब्लड लेके आ जाती होती थी। देन जो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता था वो क्रोनरी साइनस लेके जा रहा होता था। ऐसे ही है कि नहीं है? तो ये जो क्रोनरी साइनस होता है इसमें बहुत ज्यादा कम ऑक्सीजन होती है, बहुत कम ऑक्सीजन होती है। मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बॉडी इसको कहते हैं। क्रोनरी साइनस वाले ब्लड को हम क्या कहते हैं, मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारा हार्ट बेचारा जो होता है ना वो ऑक्सीजन का भूखा होता है। ऑक्सीजन का भूखा इस वजह से होता है, एक तो ये काम काफी ज्यादा कर रहा है, दूसरी बात ये है कि इसको मेनली ब्लड जब ये रिलैक्स कर रहा होता है उस वक्त मिल रहा है। मीन्स कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे, तो इसी तरह हार्ट का सीन है कि उसे कम खाना मिल रहा होता है, जबकि वो काम नहीं कर रहा होता, रिलैक्स कर रहा होता है, तो उस वक्त खाना खा रहा होता है। मीन्स कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे ऑक्सीजन कम मिलेगी, उसको मेनली ऑक्सीजन कम मिलेगी डायास्टोल के दौरान, रिलैक्स कर रहा होगा। तो वो क्या करेगा कि जो उसे ऑक्सीजन मिलेगी वो उसे जल्दी करके हड़प कर लेगा, वो मैक्सिमम ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन करता है। हार्ट हमारा क्या करता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन करता है आर्टरी से। तो जाहिर सी बात है इसका जो वेनस ब्लड होगा, मतलब आर्टरी से आपको पता है आगे वेन्स बनती होती है ना, तो आपने ज्यादा सारी उसमें से ऑक्सीजन निकाल ली तो पीछे क्या बच जाती होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कम ऑक्सीजन होगी ना वेन्स में। तो ये जो हार्ट की वेन्स होती हैं, जो हमारा कोरोनरी साइनस होता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा कम ऑक्सीजन, तो इसी वजह से कहते हैं मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बॉडी। चलो इधर एक और मैं आप लोगों को चीज बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स है, हमारे, मैं कहता हूँ हमारे जो मसल्स हैं या किडनीज हैं या कोई भी, तो इनमें क्या होता है कि इनमें जब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाती है ना, यानी कि ये ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तो ये ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन को बढ़ा लेते हैं, ये ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, मतलब आर्टरी से ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। लेकिन जब ये रिलैक्स कर रहे होते हैं तो इन्हें मतलब वो प्रॉब्लम नहीं होती, ये नॉर्मल सी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं।
लेकिन ये जो है ना, ये मैक्सिमम ऑक्सीजन ले रहा होता है। तो इसी वजह से आप वो अगर ज्यादा भी काम कर रहा है तो ये ऑक्सीजन की उसको दूसरा एक्सट्रैक्शन को बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि ये पहले ही उसको बेचारे को दूसरा आर्टरीज को ऑक्सीजन से खाली कर रहा है। मैक्सिमम ऑक्सीजन वो नॉर्मल हालत में ही निकाल रहा होता है। ओके हो गया, डन हो गया। आई होप कि इसमें तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब देखो, आप लोग सोच रहे होगे कि हार्ट हमारा ज्यादा काम कर रहा है, वो इधर से ऑक्सीजन के एक्सट्रैक्शन को तो बढ़ा नहीं सक रहा। ऐसे ही है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये करोनरी आर्टरी है फॉर एग्जाम्पल, तो ये इधर से ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन को तो बढ़ा नहीं सक रहा जब ज्यादा काम कर रहा है। तो फिर इसकी ब्लड सप्लाई कैसे मेंटेन रहेगी? ज्यादा जब ज्यादा काम कर रहा है तो ब्लड सप्लाई फिर इसकी कैसे मेंटेन रहती है? ये जो इसकी करोनरी आर्टरीज होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं ताकि ब्लड ज्यादा आए। तो आपको पता है ज्यादा ब्लड आएगा मतलब पाइप बड़ा होगा तो ज्यादा पानी आएगा। इसी तरह जब आर्टरीज डायलेट करती हैं, ज्यादा ब्लड आता है तो ज्यादा वो फिर ऑक्सीजन उसको मिल जाती है। तो इस तरह करके ये हमारा हार्ट इस चीज को हैंडल करता होता है। आगे आ गया हमारा ये वाला लेप्लस लॉ। आगे हमारा क्या आ गया जनाब? लेप्लस लॉ। इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें जस्ट आपने रटा लगाना है। यानी कि जो वॉल पे टेंशन होती है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी ये मैं कहता हूँ कि जनाब हमारा लेफ्ट वेंटिकल है, तो इसकी जो वॉल पे टेंशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये प्रेशर और रेडियस के। जितना रेडियस ज्यादा होगा, जितना ये दूसरा क्या कहते हैं, या फॉर एग्जांपल ये एओर्टा है, इधर भी जितना प्रेशर ज्यादा होगा, जितना रेडियस ज्यादा होगा, तो वॉल पे टेंशन ज्यादा होगी। इसको रटा लगाना है आपने। देन आगे जनाब वॉल स्ट्रेस, यानी कि ये जो हमारी वॉल है इस पे कितना स्ट्रेस है। ठीक है। तो ये स्ट्रेस को कैसे हैंडल करती होती थी? जब इस पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता था, मैंने आपको बताया जब हमारे मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो वो क्या करते होते थे? हाइपरट्रॉफी। तो यही जब वॉल ये क्या लेते होते हैं, वॉल थिकनेस को बढ़ा लेते होते हैं जब वॉल पे स्ट्रेस बढ़ता होता है। ठीक है। तो बाकी ये आपने इन चीजों को तो रट्टा ही लगाना है, लैपलस लॉ वगैरह ये उधर फिजिक्स का टॉपिक है। बाकी यही उसने लिखा हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कंपनसेट आफ्टर लोड के साथ कैसे कंपनसेट करता है? अगर आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाए तो हाइपरट्रोफी हो जाता है। वही जो आपने मैंने आप लोगों को उसकी मिसाल दी, क्या कहते हैं, पतले मोटे बंदे की। ठीक है। स्ट्रेस कम करने के लिए उसने क्या किया? सेल्स को मोटा कर लिया, बड़ा कर लिया। अब देखो सेल्स क्या हो गए हैं, इधर मोटे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो बंदा था क्या कहते हैं पतला, उस पर स्ट्रेस ज्यादा था ना, उसने गाड़ी को जब धक्का लगाना था। लेकिन अब क्या हुआ है कि बंदे मोटे हो गए हैं, तो उन पे स्ट्रेस कम होगा या ज्यादा होगा? तो यही उसने इधर बात लिखी हुई है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कंपनसेट करता है फॉर इंक्रीज लोड बाय थिकनिंग मतलब हाइपरट्रोफी करके, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल पे जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। ये जो वॉल है, अब इस पे स्ट्रेस क्या हुआ है? कम हो गया है। समझ लगी कि नहीं लगी? तो यही हमारे पास फार्मूले में आ गया कि जब वॉल थिकनेस बढ़ेगी, जब वॉल की ये जो वॉल है इधर थिकनेस बढ़ेगी, बंदा मोटा आएगा, तो उस पर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इस चीज की समझ लग गई है। हमने देख लिया था कि ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें से विद ईच बीट, यानी कि जब एक दफा कॉन्ट्रैक्ट करता था, जो वॉल्यूम बाहर निकला था उसको हमने कह दिया स्ट्रोक वॉल्यूम। अब व्हाट इज कार्डियक आउटपुट के एक मिनट में, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितना निकल रहा है, उसको हमने नेम दे दिया कार्डियक आउटपुट। हम देखना चाह रहे हैं कि एक मिनट में कितना निकल रहा है। एक बीट में कितना निकल रहा था, हमने जो देखा 70 ml निकल रहा था। और हमारा हार्ट जो है ना, वो एक मिनट में तकरीबन 72 बीट्स पर मिनट कर रहा होता है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 72 से, तो मेरे पास जवाब आ जाता है तकरीबन 5 लीटर पर मिनट। इट मींस कि हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट होती है वो कितनी होती है? 5 लीटर पर मिनट। तो यही इसका फार्मूला क्या आ गया? कार्डियक आउटपुट का स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। तो ये हमने देख लिया। अब देखो, एक कार्डियक आउटपुट को ना मेजर करने का एक और फार्मूला है, ये जिसने एमएल करना है उसके लिए, बल्कि हमारे लिए भी समझो लाजमी है। इसका आपने इसको रट्टा ही लगाना है कि ऊपर आपने रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन लिख लेना है, नीचे आर्टरीज में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है और वेन्स में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है। फॉर एग्जांपल आर्टरीज में, एओर्टा में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है, वेन्स में फॉर एग्जांपल हमारी इंफीरियर वेना के में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है, या आपने उसको वो उसने आपको दिए हुए होंगे सारे ये वाली इक्वेशंस ने ना, मतलब ये वाली सारी वैल्यूज दी होंगी। आप इस फार्मूला में पुट करोगे और आपके पास क्या आ जाएगी? कार्डियक आउटपुट आ जाएगी। अब आगे आगे हमारे पास कुछ और चीजें और ये कि जब बंदा एक्सरसाइज करता है, तो एक्सरसाइज कर रहा था तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी थी ना। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी उसके बाद हार्ट रेट भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों चीजें देखो, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, उसके बाद हार्ट रेट भी बढ़ी। तो इट मींस कि ये दोनों चीजें जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो ये दोनों चीजें जब बढ़ेंगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी। अब ये वाली कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रही होती हो तो आपके मसल्स बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, स्केलेटल मसल्स। तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा ना। तो ब्लड को पंप किसने करना है? हार्ट ने। तो हार्ट ने पंप करना है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा पंप करेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड को भेजेगा मसल की तरफ।
तो ये अल्लाह पाक ने मैकेनिज्म रखा हुआ है। तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन्ड बाय इंक्रीज्ड हार्ट रेट और इंक्रीज्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। जबकि जो लेटर स्टेजेस होती है ना, मतलब जो बाद वाली स्टेजेस होती हैं, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो उस वक्त क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट जो होती है ना वो कैसे मेंटेन होती है। उस वक्त ये होता है कि सिर्फ हार्ट रेट इंक्रीज होती है जबकि स्ट्रोक वॉल्यूम प्लेटू हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो बोतल है ना, बोतल में से कॉन्ट्रैक्ट करते जाओ, बहुत ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करो, बहुत ज्यादा तेजी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ब्लड वापस रह जाएगा। ये आप तजर्बा कर लेना, ऐसा ही है। तो यही हो रहा होता है जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है, कि जब हार्ट तेजी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, वो जितना मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर ले या जितनी मर्जी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्लड रह जाता हो। इट मीन्स कि ये सिर्फ एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम की, उससे ऊपर स्ट्रोक वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकता जितना मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो लेटर स्टेजेस पे क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम आपके पास प्लेटू हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। फिर जब जो ये जो हमारा दूसरा कार्डियक आउटपुट बढ़ रही होती है, वो कौन बढ़ा रहा होता है? सिर्फ हार्ट रेट। यानी कि आप बोतल को जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ताकि जल्दी जल्दी ब्लड पहुंचे उधर। ठीक हो गया? तो ये आ गया हमारे पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्सरसाइज में क्या हो रहा होता है। एक्सरसाइज में यार सिंपल सा याद रखो ना कि शुरू में स्टेजेस में जो कार्डियक आउटपुट मेंटेन होती है, वो ये दोनों चीजें मेंटेन कर रही होती हैं। देन जब लास्ट स्टेजेस होती हैं तो उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम को आप सिर्फ एक हद तक बढ़ा सकते हो। ठीक है? तो वो जब उस लेवल पे पहुंच जाएगा तो फिर ये प्लेटू हो जाएगा, फिर ये आप स्ट्रोक वॉल्यूम को मजीद नहीं बढ़ा सकते। फिर ये जो सिर्फ इंक्रीज्ड हार्ट रेट होता है ना, वही मेंटेन कर रहा होता है कार्डियक आउटपुट को। अब आगे चलते हैं। आगे ये आ गया कि एक बंदे को हो गया एरिथमिया। एरिथमियाज हम आगे पढ़ेंगे। उसकी हार्ट की बीट्स नॉर्मली हमें पता है कि तकरीबन 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है ना हमारे हार्ट की, जो नॉर्मल रेंज हम लेती होती है। इससे कम हो तो ब्रेडिकार्डिया कह देते हैं, 100 से ज्यादा हो तो उसको हम टैकीकार्डिया कह देते हैं। अब जो एरिथमियाज वाले बंदे होते हैं ना, उसमें बीट्स तकरीबन पहुंच जाती है मोर देन 300 बीट्स पर मिनट, यानी कि 300 टाइम आपका हार्ट एक मिनट में बीट कर रहा है। तो देखो ये जो वेंटिकल था, इसको तो डायस्टोल के दौरान ब्लड आ रहा था ना और इसमें फील हो रहा था। तो अब ये वेंटिकल फिल हो सकेगा? जो जल्दी जल्दी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये वेंटिकल फिल हो सकेगा? इट मींस कि इधर जो प्री लोड होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। प्री लोड क्या हो गया? कम हो गया। तो अब जब प्री लोड कम हुआ है तो इधर से जाहिर सी बात है कम पानी आ रहा है, कम ब्लड आ रहा है, तो कम ही ब्लड बाहर निकलेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही हो रहा होता है कि जब बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ जाए, मोर देन 300 बीट्स पर मिनट हो जाए, लाइक वेंटिकुलर टैकीकार्डिया में, तो उसमें क्या होता है? डिक्रीज होता है डायस्टोलिक फिली टाइम। यानी कि डायस्टो ये जो हमारा वेंटिकल का डायस्टोल है, फिलिंग टाइम इसका कम हो जाएगा, यानी कि बोतल को आपने जो पानी डालना था वो आपको कम टाइम मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इधर से जो वॉल्यूम बाहर निकल रहा था, तो बंदे की लाजमी सी बात है इधर से कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। ये देखो जब आप इधर वैल्यूज पुट करोगे तो कार्डियक आउटपुट क्या है बंदे में? ये जो बहुत ज्यादा कम हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है? तो ये कार्डियक आउटपुट कम हो जाती होती है। तो ये था हमारा कार्डियक आउटपुट का कंसेप्ट। देन आगे चलते हैं। आगे आ गया मेन आर्टेरियल प्रेशर, जो हमने पढ़ लिया। मेन आर्टेरियल प्रेशर। अब देखो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम लेते होते हैं 120, यानी कि जब हार्ट पंप करता है तो जो आर्टरीज में, फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट है, ये जो आर्टरीज हैं, इनमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोलिक के दौरान 120। जबकि ये हमारा जब हार्ट रिलैक्स करता है, सुकून में जाता है, तो ये वाला वॉल्व बंद हो जाता है। फिर जो इधर प्रेशर होता है ना, उसको हम कहते होते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो वो कितना होता है एओर्टा में? 80 होता है। ठीक है? तो 120 और 80 की उसने एवरेज ली हुई है, उसको हमने नेम दे दिया मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है? यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की उसने क्या की है? एवरेज ली हुई है। फॉर एग्जांपल इन फार्मूलाज को आपने रट्टा लगाना है। अब इसमें से एक में हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास कितना है? 80, ऐसे ही है ना? जमा 1/3 हमारे पास पल्स प्रेशर, खैर अभी हमने नहीं पढ़ा पल्स प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 120 माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 80। तो वो हमारे पास जवाब कितना आ गया? पल्स प्रेशर कितना आ गया? 40। तो इसमें मैंने अगर ये देखो मल्टीप्लाई बाय पीपी, तो इधर मैंने वैल्यू पुट कर दी किसकी? पल्स प्रेशर की। तो जब ये आप सारा पूरा सोल्व करोगे तो आपके पास जो मीन आर्टेरियल प्रेशर आ जाएगा वो 93.3। ये कैलकुलेटर की बात है, ये समझने की नहीं है। तो ये आपके पास मीन मीन आर्टेरियल प्रेशर आपके पास कितना होता है? 93.3। यानी कि दोनों की एवरेज लिया और इसमें कोई साइंस वाली बात ही नहीं है। और इस ये वाला फार्मूला है हमारे पास मीन आर्टेरियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए।
देन आगे आ गया हमारा स्टार्लिंग कर्व। स्टार्लिंग कर्व में बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, लोग इसमें बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। इसका बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, वो ये कि आप जो रबड़ होती है उसको जितना ज्यादा खींचोगे वो उतनी दूसरा फोर्स से वापस आएगी ना। ऐसा ही है कि नहीं है? अगर मुझ पे नहीं यकीन तो एक रबड़ लेनी है और उसको दोबारा से खींचना है और फिर देखना वो कितनी जल्दी से वापस जाती है। तो आपका जो हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका भी सेम सीन है कि अगर इसमें ब्लड ज्यादा आएगा तो जारी सी बात है इसकी वॉल्स ज्यादा स्ट्रेच होंगी। ऐसे ही है, इसकी वॉल्स अब क्या होंगी, ज्यादा स्ट्रेच होंगी। तो जब ये ज्यादा स्ट्रेच होंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी उतनी फोर्स से करेंगी। जिस तरह रबड़ को आपने दूसरा खींचा तो वो दोबारा वापस आई ना अपनी नॉर्मल पोजीशन में, तो इसी तरह जब इसकी वॉल्स ज्यादा स्ट्रेच होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी उतनी फोर्स से करेंगी। तो यही है इसमें, देखो, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एंड डायस्टोलिक लेंथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स। यार देखो ना, इधर क्या हुआ, इधर जो मसल फाइबर्स होंगे जाहिर सी बात है वो स्ट्रेच हो रहे हैं, उनकी लेंथ बढ़ रही है। जब आप रबड़ को खींचते हो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो इसके भी जो मसल फाइबर्स हैं, अगर इधर वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रेच होंगे, उनकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो जब ये बढ़ेगी तो ये उतनी फोर्स से वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो वही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एंड डायस्टोलिक लेंथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स। ओके हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्टिलिटी अभी इंक्रीज किसके साथ कर रही थी, कैटाकोलामाइंस के साथ इंक्रीज कर रही थी, हमने देख लिया। उसके बाद इंक्रीज कर रही होती है पॉजिटिव आइनोट्रोप्स के साथ। ये कल हमने पढ़ना है आइनोट्रोप्स का कंसेप्ट, लेकिन फिलहाल जस्ट मैं ये बता दूं, कोई भी ड्रग जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा दे उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोप, और जो भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर दे उसको हम कहते हैं नेगेटिव आइनोट्रोप। फिलहाल हमारा इसके साथ ताल्लुक है पॉजिटिव आइनोट्रोप्स के साथ। उसमें डोबुटामीन है, माइलिनोन है और डाइजॉक्सिन है, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर रही थी। देखा था ना हमने कैल्शियम का ये डाइजॉक्सिन का, ये कैल्शियम को बढ़ा रही थी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, पॉजिटिव आइनोट्रोप। अब आगे आ गया कि कौन सी चीजें कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर रही थी। तो देखो हमने देखा था बीटा ब्लॉकर्स डिक्रीज कर रहे थे, या बंदे को मायोकार्डियल इंफाक्शन हो जाए। मायोकार्डियल इंफाक्शन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके जो मसल्स हैं उनमें इंफाक्शन हो जाए, वो मर जाए। इंफाक्शन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल ये जो मसल्स हैं इनकी तरफ ब्लड सप्लाई क्या हुई, खत्म हुई। जब इनके तरफ ब्लड सप्लाई खत्म हुई तो इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, तो नो ऑक्सीजन मिलेगी तो ये सेल्स मर जाएंगे। बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई किसी सेल का मर जाना उसको हम कहते हैं इन्फॉक्शन। ओके हो गया, ये स्पेसिफिक टर्म है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि मायोकार्डियल सेल्स की इन्फेक्शन। बाकी हमने देख लिया कि बीटा ब्लॉकर्स कर रहे थे, और कौन सी चीजें कर रही थी, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वो हमने देखा था ना, जो कैल्शियम को अंदर नहीं आने दे रहे थे, वो भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर रहे थे। तो बस बाकी ये देखो हार्ट फेलियर है तो उसमें भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है। तो ये था स्टार्लिंग कब्ज, और कुछ भी नहीं है। अब आप लोग इसकी तरफ आ जाते हैं। तो इसमें उसने क्या शो किया हुआ है, ये नॉर्मल बंदा है कि जिसमें जैसे जैसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता गया वैसे वैसे उसमें स्टोक वॉल्यूम भी बढ़ता गया है। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता गया उसमें स्टोक वॉल्यूम, इट मींस कि ये देखो ना, इधर जितना वॉल्यूम आ रहा है उतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है, उतना ज्यादा बाहर निकल रहा है। तो वही उसने दिखाया हुआ है कि जितना जैसे जैसे इसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रीलोड बढ़ता गया उतनी उतना उसमें क्या है कि स्टोक वॉल्यूम भी बढ़ता गया। देन ये प्लेटो हो जाता है। अब ये नॉर्मल बंदा है कि रेस्ट में क्या हो रहा था। देखो जब एक्सरसाइज हो रही थी तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी वगैरह बढ़ रही थी, हार्ट रेट बढ़ रहा था, तो उसमें स्टोक वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा था ना, कार्डियक आउटपुट ज्यादा बढ़ रही थी। तो यही देखो उस बंदे में क्या होगा कि ये ज्यादा बढ़ रहा है, आप देख सकते हो ना, ये कर्व, इस चीज को देख सकते हो। अब आगे आ गया, एक बंदे का हार्ट फेल कर रहा है तो उसमें कार्डियक आउटपुट जाहिर सी बात है हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर रहा है, कार्डियक आउटपुट क्या होगी, कम होगी। तो ये देख सकते हो इस बंदे की कार्डियक आउटपुट इधर तक है, कम है। ठीक है, देन ये जो हार्ट फेलियर वाला बंदा है, आपने उसको एक ड्रग दी पॉजिटिव आइनोट्रोप जिसने कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा दिया। तो आपने जब देखा कि जब आपने कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते होते हो तो कार्डियक आउटपुट यानी कि इधर से जो बाहर ब्लड जा रहा है वो बढ़ जाता है। तो देखो इसमें क्या है कि उसकी कंडीशन इंप्रूव हो गई। ऐसा ही है। तो ये सारी कल्स बनी हुई हैं और इसमें कोई लंबी साइंस नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टार्लिंग का में तो अब कोई नहीं होगी इसमें मुश्किल, ये सिंपल सा कंसेप्ट था। अब आगे आ गया जनाब पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या है हमने पहले देख लिया ना, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हम नॉर्मली लेते होते हैं, यानी कि सिस्टली के दौरान जो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर होता है उसका हम लेते होते हैं 120। और हमारा जो डायस्टोलिक यानी कि जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तो ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम कितना होते हैं 80। तो इन दोनों को माइनस कर दो, पीछे क्या बच गया 40 बच गया। तो इसी को हम कह देते हैं पल्स प्रेशर है, ये आपका पल्स प्रेशर है। अब देखो इधर तक तो बात ही सिंपल सिंपल है, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा और किया है। अब आगे बात करते हैं। देखो पल्स प्रेशर बढ़ेगा कब, पल्स प्रेशर हमेशा उस वक्त बढ़ेगा जब कोई भी चीज इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी। मींस कि आप इस वैल्यू को बढ़ा रहे हो ना, जब भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 120 था ना, मैं कहता हूँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया अब 160, और ये माइनस दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उधर ही रहा है,
ये 80 है, तो इधर आपका जवाब क्या आ जाएगा 80। तो देखो पल्स प्रेशर बढ़ गया ना, इट मींस कि जो भी चीज आपके सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कांस्टेंट रखेगी, वो क्या कर देगी, आपके पल्स प्रेशर को बढ़ा देगी। तो यही है, पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि जितना स्ट्रोक वॉल्यूम, देखो ना ये फॉर एग्जांपल था हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इधर से जो वॉल्यूम बाहर जा रहा था वो स्ट्रोक वॉल्यूम था। जाहिर सी बात है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज्यादा वॉल्यूम बाहर जाएगा, तो इधर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस कि आपने इधर लिख लेना है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। ऐसे ही है कि नहीं है, पाइप में ज्यादा पानी जा रहा है तो प्रेशर ज्यादा है, ऐसे ही है कि नहीं है। तो देखो सिस्टोलिक ब्लड, तो जिन भी कंडीशन में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है उसमें क्या हो रहा होगा, आपका ये पल्स प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो वो कौन सी कंडीशन में बढ़ रहा होता है, तो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब बंदे को होती है ना जनाब एओर्टिक रीगर्गिटेशन, एओर्टिक रीगर्गिटेशन में क्या सीन होता है, ये आपको पता है ना कि फॉर एग्जाम्पल ये एओर्टा के अंदर वॉल्व होता है, एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व ने क्या करना होता है, बंद हो जाना होता है। जब ये सिस्टली होती है ना तो ये ओपन होता है और ब्लड चला जाता है किस में, एओर्टा में चला जाता है। लेकिन जो एओर्टिक और दूसरा बाद में क्या होना होता है, इसने बंद हो जाना होता है जब ये हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, ऐसे ही है। अब देखो इस बंदे में क्या हुआ, जो एओर्टिक रीगर्गिटेशन वाला है, कि इसमें ये वॉल्व ओपन ही रह रहा है, ये वॉल्व क्लोज नहीं हो रहा। जब ये वॉल्व क्लोज नहीं होगा तो ये जो ब्लड है बैक फ्लो करेगा। तो अब देखो इस बंदे में प्रीलोड बढ़ गया या कम हो गया, प्रीलोड बढ़ा या कम हो गया, जाहिर सी बात है बढ़ गया ना। देखो एक तो इधर एओर्टा से भी ब्लड आएगा, दूसरा इधर एट्रिया से तो ब्लड आना ही आना है, ऐसा ही है। तो इट मींस के इसमें क्या होगा, प्रीलोड बढ़ जाएगा। तो आपको पता है कि जब भी प्रीलोड बढ़ता है इधर ट्रैक करेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आपको पता है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता होता है तो पल्स प्रेशर बढ़ जाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट है, यानी कि इस बंदा ये जो होगा ना एओर्टिक रीगर्गिटेशन वाला, इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये देखो 160 180 तक होगा, जबकि इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम होगा, यानी कि तकरीबन 80, यानी कि बहुत कम होता है। तो क्यों इसमें क्या है कि पल्स प्रेशर, अब देखो इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों कम होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस वजह से कम होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बन रहा है हमारी ये जो आर्टरीज है ना, इनमें जो ब्लड बच रहा होता है, इनमें जो ब्लड दूसरा अब स्पून से पड़ा हुआ है उसकी वजह से जो प्रेशर है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक, यानी कि हमारा वेंटिकल रिलैक्स कर रहा है, वेंटिकल रिलैक्स कर रहा है, ये वाला वाल्व बंद है। अब जो इधर फ्लूइड पड़ा हुआ है ना, ब्लड पड़ा हुआ है, उसकी वजह से जो प्रेशर होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन ये वाला ब्लड तो बैक फ्लो कर गया, ये दोबारा हार्ट में आ गया, तो इधर ब्लड कम होगा या ज्यादा होगा, एओर्टिक रीगर्गिटेशन वाले जाहिर सी बात है कम होगा, तो कम होगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा इसमें कम। इट मींस कि ये मजीद दूसरा पल्स प्रेशर को बढ़ा देगा, ये मींस कि ये वाली वैल्यू भी कम होगी है ना। तो इस वजह से एओर्टिक रीगर्गिटेशन वाला बंदे में पल्स प्रेशर काफी ज्यादा होता है। ओके हो गया, डन हो गया। देन और कौन सी कंडीशन में, अब देखो अगर बंदे को हो एओर्टिक स्टिफनिंग। अब एओर्टिक स्टिफनिंग क्या है, देखो फॉर एग्जांपल ये इधर ज्यादा ही गंद पड़ गया तो मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये हमारा लेफ्ट वेंटिकल है, अब ये लेफ्ट वेंटिकल है, इधर से निकल रहा है जनाब एओर्टा निकल रहा है। एओर्टा की वाल्व्स हो गई, स्टिफ हो गई, हार्ड हो गई, सख्त हो गई। नॉर्मली जब एओर्टा में मतलब ब्लड जाता है ना तो एओर्टा थोड़ी सी डायलेट कर जाती है। लेकिन जो बंदे बूढ़े हो जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया जिन बंदों में हाइपर टेंशन होती है तो उसमें ये वाल्व्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हार्डन हो जाती हैं। तो देखो अब इधर से जब अचानक से इसमें ब्लड जाएगा तो जाहिर सी बात है इधर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हार्ड पाइप में आप ब्लड को भेज रहे हो। तो इस बंदे में भी क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होती है, यानी कि सिस्टली के दौरान प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके हो गया। तो इस बंदे को क्या होती है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक। और डायस्टोल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वाल्व हमारा नॉर्मल है, बैक फ्लो ब्लड नहीं कर रहा, तो डायस्टोल पे खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से उसने कहा आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, यानी कि सिस्टली के दौरान सिर्फ इधर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है तो उसने नेम दे दिया आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। और ये किस में होता है, मोस्टली एडल्ट्स में, जिसमें क्या हो हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन की वजह से ये वॉल्व क्या हो जाती हैं, हार्डन हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। देन और आगे जिस बंदे में हो दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि जब बंदा सो जाता है, दूसरा ये फेरिंग्स रिलैक्स कर जाता है। लेकिन ये जो बंदे फैटी होते हैं उसमें फेरिंग्स बहुत ज्यादा रिलैक्स कर जाता है। जब वो बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है तो मतलब उधर फैट ज्यादा होती है ना, तो उसको जाहिर सी बात
है, जब फेरिंग्स रिलैक्स कर जाता है तो इधर से तो ऑक्सीजन ने पास पास करके लंग्स में जाना था, तो ऑक्सीजन कम जाती है लंग्स की तरफ। जब ऑक्सीजन कम जाती है लंग्स की तरफ, बंदे को हाइपोक्सिया होता है, तो बंदे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जाहिर सी बात है, आपको पता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती होती है, हार्ट का रेट बढ़ जाता है, तो वो सारी चीजें आगे हमारे बीपी को बढ़ा देती होती हैं। तो जो दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का बंदा होगा उसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाती है सिंपैथेटिक टोन, सिंपैथेटिक टोन होगी तो उसमें भी दूसरा ये बीपी बढ़ जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो आपका पल्स प्रेशर बढ़ गया। देन और होती है हमारे पास कुछ हाई आउटपुट स्टेट्स है। हाई आउटपुट स्टेट्स मीन के उनमें कार्डियक आउटपुट बढ़ी हुई होती है। उनमें क्या हो रहा होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा ना, क्योंकि अब इधर फ्लूइड ही ज्यादा आ रहा है एओर्टा में, तो जाहिर सी बात है ज्यादा प्रेशर। तो वो हाई आउटपुट स्टेट्स कौन सी होती हैं, उसमें आ जाता है एनीमिया। मींस के जिस बंदे में एचबी कम होती है ना, एनीमिया किसको कहते हैं, जिस बंदे में एचबी कम हो। ठीक है, तो जिस बंदे में एचबी कम होती है तो उसमें हमारा हार्ट ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप करने की कोशिश करता है ताकि वो ऑक्सीजन को सप्लाई कर सके हमारे दूसरा बॉडी को। ठीक है, तो उसमें जब ज्यादा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज्यादा ज्यादा इधर ब्लड जाएगा किसमें, एओर्टा में, तो इधर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा तो आपका ये देखो ना, मैंने आपको बताया डायरेक्ट रिलेशन है पल्स प्रेशर के साथ, आपका पल्स प्रेशर बढ़ गया। दूसरी हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है कि आपका दूसरा उसमें भी क्या होता है कि आपका ये T3 T4 वगैरह बड़े हुए होते हैं, और बंदे का थायराइड ओवर एक्टिवेट होता है। तो ये हम प्रॉपर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें फिलहाल जस्ट आप ये याद रख लो कि हाइपरथायरॉयडिज्म वाले बंदे में भी कार्डियक आउटपुट काफी ज्यादा बढ़ी हुई होती है। ओके हो गया, जिसकी वजह से आगे पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा। देन हमने देख लिया एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज में भी क्या हो रहा था, ये दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो आपको पता है जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आगे पल्स प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारे मतलब इसके रिलेशंस हैं। आगे हम चलते हैं कि कौन सी चीजों में पल्स प्रेशर कम होगा। अब देखो पल्स प्रेशर उन सारी चीजों में कम होगा जिसमें हमारा देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। ऐसे ही है कि नहीं है, देखो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब कम हो सकता है, जब ये एओर्टा जो है वो हमारा फॉर एग्जांपल इधर जो एओर्टिक वॉल्व है वो स्टीनोज्ड होगा, तो इधर से ब्लड कम जाएगा ना, इधर से क्या होगा, ब्लड कम जाएगा एओर्टा में, तो जाहिर सी बात है इसी ने तो जाके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनाना था। अब फ्लूइड कम है, पाइप में पानी कम है, तो प्रेशर कम नहीं होगा। तो ये चीज आ गई कि जब डिक्रीज्ड पल्स प्रेशर किस में होगा, एओर्टिक स्टीनोसिस में, वॉल्व प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो रहा है एओर्टा का। देन और होता है जनाब कार्डियोजेनिक शॉक में। कार्डियोजेनिक शॉक में आपका ये हम पढ़ेंगे डिटेल से, आपके हार्ट में कोई भी पंगा हो जाए और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। डिटेल से पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है जब कार्डियक आउटपुट कम हुई तो क्या हुआ, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम, तो आपका ये पल्स प्रेशर कम हो गया। ये आप देख सकते हो ना। अब आप क्या कर रहे हो, इस चीज को कम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 120 था ना, आप 100 कर रहे हो और -80 कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका पल्स प्रेशर अब क्या आ रहा है, 20। तो ये चीज आप कर रहे हो। देन और है कार्डियक टेम्पोनेट। ये जो कार्डियक पेरिकार्डियल दूसरा स्पेस होती थी ना, कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है, उसमें फ्लूइड बढ़ जाता होता है। जब फ्लूइड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये हार्ट हमारा प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो आगे कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। ये भी हमने पढ़ना है कार्डियक टेम्पोनेट वाला भी। तो जाहिर सी बात है कार्डियक दूसरा आउटपुट कम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम और पल्स प्रेशर कम हो गया। देन लास्ट पे आ गया एडवांस्ड हार्ट फेलियर। जब हार्ट फेलियर होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कार्डियक आउटपुट कम कम, तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम और ये पल्स प्रेशर भी कम। ओके हो गया, डन हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया जनाब पल्स प्रेशर का टॉपिक विद फुल डिटेल। और आपने इसमें परेशान नहीं होना, जो भी इधर डिजीजेस वगैरह बताई हुई हैं ये हमने पूरी इंशाल्लाह डिटेल से पढ़नी है पैथो में। आज